चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी करंट अफेयर क्लासेस। कोशिश करेंगे कुछ क्लासेस के अंदर 2 साल का नहीं बल्कि 2.5 साल का करंट अफेयर प्रिपेयर कर लिया जाए। पेपर गॉट डिलेड, तो जो अदर करंट अफेयर क्लासेस के अंदर एक्टिविटी थी कि जनवरी से हम लोग बैकवर्ड जा रहे थे, सो वी हैव डिसाइडेड टू गो विद द लेटेस्ट करंट अफेयर। तो मिड ऑफ अप्रैल से ही हम बैकवर्ड चलने वाले हैं। तो आज वी विल बी कवरिंग मार्च एंड अप्रैल। क्लियर? ओके, मंथ वाइज चलेंगे। सेकेंड थिंग, प्राइमरली फोकस किन चीजों के ऊपर रखना है, दैट देयर मे बी सर्टेन लॉज, कुछ जो पार्लियामेंट लॉ पास कर चुकी है या कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, जैसे आज एक कवर करेंगे वक्फ। क्लियर? देन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, देन कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो सकती हैं और गवर्नमेंट की स्कीम्स हो सकती हैं या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ ये भी चीजें होंगी कि वो प्योरली प्री के पर्पज से नहीं है, दैट कैन बी फ्रॉम मेंस पर्पज। तो दोनों चीजें करते चलेंगे। मैं आपको बीच में बताता चलूंगा कि कौन सी चीज प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा मेंस में ज्यादा हेल्प करेगी। क्लियर है यहां तक? ओके, वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन गवर्नर्स पावर। भाई, इसको लेके काफी मीडिया वगैरह में चल रहा है, न्यूज़पेपर में बहुत आर्टिकल इसको लेके लिखे गए हैं। एनीवन, किस चीज से रिलेटेड है ये? और सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइमलाइन दी है इसके अंदर, वो टाइमलाइन क्या है? एनीवन एनीवन क्विकली जी। इन एवरी केस, इन एवरी केस रिजर्विंग। ओके, 2-3 कैटेगरी हैं, उसको लिख लेंगे। फिलहाल सारा मसला क्या है, तो देखिए, द प्रॉब्लम एमिनेट्स फ्रॉम, जस्ट वन सेकेंड, आर्ट, लेट मी हैव अ क्लीन स्लाइड। नहीं है यहाँ पे कहीं क्लीन स्लाइड। चलिए कोशिश करते हैं। प्राइमरली मैटर इज रिलेटेड टू आर्टिकल 200। जब भी कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके गवर्नर ऑफिस आता है फॉर असेंट, तो उसमें गवर्नर की पावर्स क्या क्या हैं। अब यहां पर पहली पावर है कि गवर्नर चुप करके असेंट दे दे। अगर गवर्नर बिल को असेंट दे देते हैं तो कोई झगड़ा ही नहीं है, सब हैप्पी हैं और बिल एक्ट बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो यहां पर एडिशनल पावर आती है वो है विदहोल्ड। ही मे डिनाई, पॉइंट 1। सेकेंड, he may send the bill in reconsideration, and then special power, that is reserve the bill for president। और एक और चीज चलती थी पहले जिसको लेके बहुत डाउट था, पॉकेट वीटो। अब गेम ये है कि या तो असेंट दे दें, असेंट नहीं दें तो फिर विदहोल्ड कर लें असेंट को। विदहोल्ड का मतलब है डिनाई कर देना। बिल के ऊपर लिख दिया जाएगा, बिल इज नॉट ड्यूली पास्ड, साइन एंड बिल इज किल्ड इन द गवर्नर ऑफिस। देन इट कम्स के कुछ रीजन बता के या अदरवाइज बिल को रिकंसिडरेशन में भेज दें। सपोज गवर्नर को बिल की कुछ प्रोविजन के ऊपर एतराज है, तो वो लिख के भेज दें हाउस को कि मुझे इस प्रोविजन के ऊपर एतराज है, आप इसको रिकंसिडर कीजिए। उसके बाद रिकंसिडर होकर बिल वापस गवर्नर ऑफिस आएगा। एंड स्पेशल पावर है आर्टिकल 200 में, दैट इज रिजर्विंग द बिल फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट। अगर आर्टिकल 200 में ये पावर गवर्नर ने यूज की तो अब बिल जाएगा प्रेसिडेंट ऑफिस और फिर प्रेसिडेंट की असेंट से ही वो बिल एक्ट बनेगा। क्लियर है यहां तक? अब इस सारी गेम में 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है शेल, एक है एज सून। मतलब यहां पर ये नहीं लिखा है कि गवर्नर मे डू दिस, रादर ये सारी पावर के पीछे क्या है, गवर्नर शैल डू दिस। सो गवर्नर इज ड्यूटी बाउंड, कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूटी बाउंड टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। और दूसरा एज सून एज। तो प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, किस बिल को कितने हफ्ते या कितने महीने के अंदर असेंट देना है ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है। एज सून एज लिखा गया, जितनी जल्दी हो सके। तो प्रॉब्लम सारी यहीं से एमिनेट होती है। जब टाइम लिमिट नहीं है तो गवर्नर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बिल के ऊपर कोई डिसीजन ही नहीं लेते हैं और उसको पेंडिंग पड़ा रहने देते हैं अपने ऑफिस में, विच इज अमाउंटिंग टू पॉकेट वीटो। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉकेट वीटो? इंडेफिनेटली।
मतलब दिस इज प्रिज्यूम्ड, इसमें कुछ लिखा नहीं जा रहा है, बस बिल लिया, ऑफिस में रख लिया, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ना साइन कर रहे हैं, ना रिकंसिडरेशन में कोई चीज नहीं की जा रही है। क्लियर है यहां तक? अब इसी सारे झगड़े से प्रॉब्लम निकल के आती है जो आपने वेस्ट बंगाल में देखी है, जो आपने केरल में देखी है, जो आपने पंजाब में देखा है, और फिर तमिलनाडु केस। अब इससे बैकएंड एक चीज कर लीजिए, नवंबर 10, 2023, केस ऑफ पंजाब। इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा that governor cannot afford to sit upon the bill for indefinite period। तो इसी जजमेंट के अंदर पॉकेट वीटो खत्म कर दी गई थी, लेकिन कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया था और कहा था विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम के अंदर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये प्रेसिडेंट फिर सारे ही स्टेट पे लागू होना है। तो एक तो पंजाब का केस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें पॉकेट वीटो को एंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर है? लेकिन इस सब के बावजूद गवर्नर बाज नहीं आ रहे थे, और अब आते हैं तमिलनाडु के केस में, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर के थ्रू पास किए गए 10 बिल के ऊपर गवर्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया। पंजाब की इस जजमेंट के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तमिलनाडु ने इन बिल्स को फिर से रिपास कर दिया, बल्कि नोटिफाई भी कर दिया था बिना गवर्नर के असेंट के, और फिर इसी को लेकर तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा था। अब फाइनल चीज ये आती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 पावर खत्म किए हैं। एक तो विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद एडवाइस करे कि विदहोल्ड कर दीजिए तब विदहोल्ड करेंगे, डिस्क्रिशनरी पावर अब नहीं है। सेकंड थिंग, अब ये जो आपके पास पॉकेट वीटो या फिर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, इसके लिए टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का यही कहना, यार तुम्हें बार बार समझा रहे थे, तुम बात तो आ नहीं रहे हो, तो अब हम टाइम लिमिट फिक्स करते हैं। प्लीज डू राइट, प्लीज डू राइट। 1 month टाइम लिमिट, 1 month टाइम लिमिट, hyphen to withhold the assent, to withhold the assent और रिजर्व द बिल, और ब्रैकेट में लिखिए एज पर एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। टू विदहोल्ड द असेंट, टू रिजर्व द बिल, लेकिन किसके? अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया। सेकंड, 3 month, 3 month टू रिटर्न द बिल विद मैसेज, और ब्रैकेट में लिख लिया कॉन्ट्रेरी टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कॉन्ट्रेरी टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थर्ड, 3 month रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट। रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट, ब्रैकेट में फिर से कॉन्ट्रेरी टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड लास्टली 1 month granting the assent, granting the assent to the repassed bills, repassed bills। ये जो आखिरी कैटेगरी इसमें क्या है कि गवर्नर ने रिकंसिडरेशन में भेजा था, वो बिल फिर से रीपास होके गवर्नर ऑफिस आ गया, तो अब इसको 1 महीने के अंदर अंदर असेंट देनी होगी। क्लियर है यहां तक? सो ग्रेटर इंप्लीकेशन होने वाले हैं ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ग्रे एरियाज है जहां पर डिस्क्रिशन पे कुछ चीजें छोड़ दी गई हैं। जैसे इस जजमेंट के अंदर भी कोट किया था डॉक्टर अंबेडकर को सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर अंबेडकर साहब ये कहते हैं कि आप कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, अगर उसको चलाने वाले, लागू करने वाले समझदार नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वुड बिकम फ्यूटाइल। और एक ठीक ठाक सा भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, चलाने वाले अच्छे हैं, बेहतर तरीके से चला लेंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो यहां पे प्रॉब्लम यही है, जो हम जानते भी हैं,
इट इज अबाउट, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल टसल, इट इज पॉलिटिकल टसल, जहां पे भी सेंटर और स्टेट में अपोजिशन रूल्ड सिचुएशन बनती है, वहां गवर्नर की इस पावर का मिसयूज देखा जाता है। क्लियर है यहां तक? तो अब टाइम बाउंड मैनर में हो जाएगा, तो अल्टीमेट सफरर कौन है? द पीपल। उनको लॉज नहीं मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली टाइम बाउंड मैनर के अंदर काम किया जाएगा। क्लियर है? ओके, वी मूव टू हाँ, मैंडेटरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी। रीपास बिल के लिए मैंडेटरी है और कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और चीज नोट कर लीजिए, इसके ना रेमिफिकेशन बहुत होने वाले हैं। हो सकता है कि इस जजमेंट को बाईपास करने के लिए आपको कोई अमेंडमेंट भी देखने को मिल जाए, जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है इस वक्त। दूसरा मसला गवर्नर का था, प्रेसिडेंट रुंगेजी रगड़ता। तो एक चीज और लिख लीजिए, जब रिजर्व होगा बिल फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट, president has to act within 3 months. President has to act within 3 months. तो अल्टीमेटली वी आर नॉट टेकिंग दैट टॉपिक, क्योंकि खुद प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है या नहीं है, उसको लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। अंडर आर्टिकल 111 जब भी कोई बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होता है तो प्रेसिडेंट ऑफिस आता है असेंट के लिए, वहां पे भी इसी तरह की वर्डिंग है, तो वहां पे बहुत सारे डाउट हैं। तो हो सकता है इस जजमेंट की रेमिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफिस पर भी जाए। क्लियर है यहां तक? ओके, यस यस यस। अच्छा, इसमें चलिए भी नोट कर ही लीजिए, वैसे आपने पढ़ा होगा, ये हम मेंस के लिए ज़्यादा बेहतर तैयार करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये बहुत हाई लेवल का जुडिशियल ओवर रीच है। सो देर इज वन आर्टिकल कॉल्ड आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस, आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस मे पास एनी ऑर्डर। जस्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड पावर दे देता है सुप्रीम कोर्ट को। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच उस तरफ से बढ़ता है, मतलब कि जो जुडिशरी का ट्रेडिशनल काम नहीं है ये वो भी कर सकते हैं। ये लेजिस्लेटिव ऑर्डर पास कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो एक अनप्रेसिडेंटेड चीज ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए कहा कि जो 10 बिल पेंडिंग है अभी, इसी को लेकर झगड़ा था ना तमिलनाडु के, दीज आर डीम्ड ड्यूली पास्ड। पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में कि गवर्नर के असेंट के बिना ही 10 बिल एक्ट बन चुके हैं। किसके ऑर्डर पे? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पे। क्लियर है यहां तक? तो मेंस के लिए बाद में इस टॉपिक को फिर से उठा लेंगे। ओके, चलिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जिसको नाम दिया गया है उम्मीद का, इसको लेके तो बहुत हंगामा रहा, मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स। लोकसभा रात को 2 बजे तक काम करती रही और रात के 2 बजे या सुबह के 2 बजे कह लूं तब जाके इसके ऊपर वोटिंग की गई है। और बहुत इंटरेस्टिंग, इंसाइटफुल, हीटिंग डिबेट्स देखने को मिले हैं पार्लियामेंट के अंदर। इतनी अच्छी स्पीचेस नहीं हुई हाल फिलहाल में जितनी इसको लेके हुई हैं। सो एनीवन, व्हाट इज वक्फ? क्या होती है वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड, मसला क्या है? एनी रैंडम थॉट? एनी रैंडम थॉट? ओके, नाउ मुस्लिम पर्सन। इररिवोकेबल, इररिवोकेबल, ठीक है। केस लड़ा है आपने कोई वक्फ का? आई होप सो। पंजाब इज हैविंग थर्ड लार्जेस्ट वक्फ प्रॉपर्टी। ओके 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 ओके, चलिए एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यार। हर रिलीजन में चैरिटी का एक कॉन्सेप्ट है और हर रिलीजन में चैरिटी को बहुत हाई पेडिस्टल पे रखते हैं। हिंदुइज्म दान पुण्य का काम है। सिखिज्म वो दसवंत का कॉन्सेप्ट क्या है? बताओ मुझे क्या है ना? फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, है ना? क्रिश्चियनिटी में भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट हैं। देन यू कम टू इस्लाम, तो यहां पर भी ज़कात का एक कॉन्सेप्ट है। तो ज़कात इज मोर और लेस लाइक दसवंत सिस्टम, कि अपनी कमाई का एक हिस्सा आप चैरिटी के लिए या रिलीजियस पर्पस के लिए खर्च करें। लेकिन फिर इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट आता है इस्लाम के अंदर, कॉन्टिन्यूअस चैरिटी। तो ज़कात से थोड़ा ये हटके है।
कॉन्टिन्यूस चैरिटी, आप अपनी कोई प्रॉपर्टी दैट कैन बी मूवेबल, इमूवेबल, उसको वक्फ कर दीजिए, उसको हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह को डेडिकेट कर दीजिए, आपकी ऑनरशिप ही ट्रांसफर हो चुकी है। क्लियर? सो वक्फ इज अबाउट कॉन्टिन्यूस चैरिटी। अब देखो यार, इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है, इसको लेके तो बहुत सारी इस्लामिक अथॉरिटीज डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखती हैं। लाइक मेरी इस्लाम की नॉलेज बहुत लिमिटेड है, तो कोई गलती हो जाए माफ कीजिएगा, लेकिन जैसे कुरान के अंदर आपको सीधे तौर पे वक्फ वर्ड नहीं मिलेगा। ये तो अरेबिक एक लोकल वर्ड था जो लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया था। लेकिन हाँ, कुरान या फिर अलग अलग हदीस के अंदर एक और चीज मिलती है, सदका जरिया। टू माई लिमिटेड नॉलेज, कुरान के चैप्टर नंबर 2 अल बकारा के अंदर सदका जरिया का जिक्र मिलेगा। बहुत सारी हदीस इसके बारे में बात करती हैं, और ये है कॉन्टिन्यूअस चैरिटी। आप अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा के लिए चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए दान कर दीजिए, ताकि आपकी मौत के बाद भी जरूरतमंदों को उसका फायदा मिलता रहे और आपको उसका सवाब, आपको उसका पुण्य मिलता रहे। कहां से शुरू हुआ है? डिफरेंट इस्लामिक स्कूल इसकी डिफरेंट एवोल्यूशन की थ्योरी बताते हैं। अर्लीस्ट जो कुछ थियरिस्ट बताते हैं वो ये है, 2000 BC के अंदर हजरत प्रॉफिट इब्राहिम, हजरत प्रॉफिट इस्माइल थे, जिन्होंने मक्का में लोकल स्टोन्स इकट्ठे करके एक मस्जिद बनाई थी और उसको लोगों के लिए ओपन कर दिया था। तो कुछ इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सदका जरिया और वक्फ। फिर कहते हैं कि मॉडर्न टाइम में कब ये शुरू हुआ, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस नहीं रहा। तो फिर बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं कि जो पहला इंस्टेंस था वो इस घटना के बहुत सालों बाद होगा, 634 AD के अंदर आके। तो 634 AD में एक जनाब हुए हजरत उमर। हजरत उमर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे पास खैबर में एक पीस ऑफ लैंड है और मैं इसका बेस्ट यूज कैसे करूं, मुझे ये बताइए। तो नबी साहब ये फरमाते हैं कि तुम इस पीस ऑफ लैंड को सदकाए जरिया कर दो, हमेशा के लिए अल्लाह को डेडिकेट कर दीजिए। तो कहते हैं कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर या फिर रेलेवेंट टाइम के अंदर पहला इंस्टेंस होता है सदकाए जरिया या वक्फ का। अब अरेबिक वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्चुअल निकला, एक आइडिया बहुत रोमांटिक था ये, मतलब ज़कात के थ्रू या और किसी चीज के थ्रू आप हेयर एंड देयर चैरिटी करते हैं तो फिर मतलब वो टिट्स बिट्स के अंदर है कॉन्टिन्यूस चैरिटी। ये आइडिया बड़ा मतलब लोगों को भा गया कि यार हमारी मौत के बाद भी ये फायदा लोगों को मिलता रहेगा। तो फिर अरब के अंदर ये वक्फ होना शुरू हुआ। सल्तनत पीरियड के दौरान इस्लाम इंडिया आया तो यहां पर भी वक्फ सिस्टम आ गया, लेकिन बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म में चल रहा था। जैसे कुछ लोग मिलके बस वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने लग जाएंगे अलग अलग इलाकों के अंदर। फाइनली जब ब्रिटिशर्स यहां आते हैं और देखते हैं यार बहुत सारी लैंड, बहुत सारा रिसोर्स ये तो वक्फ के सिस्टम में जा रहा है और हमें टैक्सेशन वगैरह भी करना है, तो इसी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए वो मुसलमान वक्फ एक्ट लेके आए 1930 में, और उसके बाद 1923 एंड सो ऑन। इंडिपेंडेंस के बाद हमने 1954 में एक एक्ट बनाया और उसके बाद इसी एक्ट को हमने मल्टीपल टाइम अमेंड किया। नाउ फाइनली बिकॉज ऑफ एलिगेशन ऑफ ह्यूज करप्शन, मिसमैनेजमेंट इन वक्फ प्रॉपर्टी, तो फिर पुराने बिल्स को रिपील कर दिया गया है और एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल, बल्कि इसको नया नाम भी दे दिया, दैट इज यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, उम्मीद बिल। सो टारगेट क्या है, एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्ट के नाम से आपको पता लग जाएगा। यूनिफाइड वक्फ, एक तो वक्फ की मैनेजमेंट प्रॉपर करनी है आपने, या वक्फ प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट आपने प्रॉपर करनी है, देन इनको एम्पावर करना है, फर्दर इनकी एफिशिएंसी इनहेंस करनी है, और प्रॉपर्टी एंड जो वेलफेयर मेजर चल रहे हैं इनको डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर लेके आना है। क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ वी कम टू द प्रोविजन। ठीक है, वक्फ आप कर लीजिए, इसमें चाहें तो आप दो तीन चीजें नोट कर लीजिए, दैट वक्फ refers to properties dedicated to religious and
चैरिटेबल पर्पसेस. Please do write the ownership of property is transferred to Allah. Please do write irrevocable. Irrevocable. भाई जो चीज आपने अल्लाह को दे दी अब आप अल्लाह से वापस नहीं मांग सकते. मतलब आज कोई एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दे और उसके लीगल हेयर्स आ जाएं कल को, उसके बच्चे उसके पोते पोतियां आ जाएं और वो क्लेम करने लग जाएं कि प्रॉपर्टी हमारी हमें वापस कीजिए, ये वापस नहीं हो सकती है. एक बार जो वक्फ हो गया हो गया. वक्फ का वैसे मीनिंग होता है टू होल्ड, रोक देना. क्लियर? फर्दर सेल वगैरह अलाउड नहीं है इसकी, बट होती बहुत है. चलिए रिवोक, रिपील, पुराने बिल को रिपील कर दिया. ओके, वी अंडरस्टैंड द टर्म वक्फ. देन प्लीज अंडरस्टैंड द टर्म वाकिफ. वाकिफ इज जस्ट जिसने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट किया. सपोज मैं अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा हूं, हालांकि अब नए लॉ के मुताबिक मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि 5 साल से जो इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है सिर्फ वो ही वक्फ कर पाएंगे. आगे हम देख लेंगे उसको. ठीक है, तो जिसने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट किया वो कहलाएगा वाकिफ. और एक और टर्म नोट कीजिए, मुतव्वली. मुतव्वली, दीज आर द केयर टेकर. मुतव्वली, द केयर टेकर ऑफ प्रॉपर्टी. केयर टेकर ऑफ प्रॉपर्टी. वाकिफ जिसने डोनेट किया. डोनेट करने वाला लिख लीजिए. क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? तो टर्म्स कई बार हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे वक्फ कर सकते हैं. तो देखिए 3 तरीके से वक्फ करने के. एक था या तो आप ओरली डिक्टेट कर दीजिए या फिर कोई रिटन एग्रीमेंट साइन कर लीजिए. तो आई मे गो टू द रजिस्ट्रार और मैं एक डीड तैयार कर लूंगा कि मैं वक्फ कर रहा हूं. ठीक है, या फिर मैं ओरली भी कह दूं कि मैंने ये प्रॉपर्टी वक्फ की, तो फिर वक्फ के पास चली जाएगी. क्लियर? और फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट यूज बाय यूज. मतलब कि अगर किसी प्रॉपर्टी का एक लंबे टाइम से यूज एज वक्फ प्रॉपर्टी हो रहा है तो फिर उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा. आई रिपीट, आप ओरली कर सकते हैं वक्फ, तो भी डिसाइडेड है. आप रिटन एग्रीमेंट से कर सकते हैं. और तीसरा, वो चाहे वक्फ हुआ है या नहीं हुआ, इन एब्सेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, अगर उसका यूज एज अ वक्फ प्रॉपर्टी हो रहा है लॉन्गर पीरियड, तो वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी. क्लियर है यहां तक? अब देखिए यार, इसी सबसे बस प्रॉब्लम समझ लीजिए कि प्रॉब्लम क्या थी उसको लेके. तो प्रॉब्लम यह है कि वक्फ के अंदर, खासकर जो वक्फ एक्ट है, इसमें बनाए जाते थे वक्फ बोर्ड. 3 अथॉरिटी आगे हम समझ लेंगे. एक, हैविंग नॉट क्लीन स्लाइड. ठीक है, बोर्ड, सेंट्रल काउंसिल, वक्फ ट्रिब्यूनल. सबसे पहले ये होगा, वक्फ प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के लिए स्टेट के अंदर एक वक्फ बोर्ड क्रिएट किया जाएगा. तो स्टेट के अंदर जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने का काम करेगा. यही वक्फ बोर्ड डिफरेंट प्रॉपर्टी के लिए मुतव्वली अपॉइंट करेंगे. मान लीजिए जलंधर में 4-5 प्रॉपर्टी पड़ी हैं वक्फ की, तो वहां पर उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, केयर टेक करने के लिए कोई मुतव्वली अपॉइंट कर देंगे, तो वो मैनेज करेगा. ठीक है, तो डिफरेंट मुतव्वलीज होंगे अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में, और वो सब वक्फ बोर्ड के थ्रू चल रहे हैं. ठीक है, और फिर सेंट्रल लेवल पे एक वक्फ काउंसिल है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल. सेंट्रल वक्फ काउंसिल ये ध्यान रखती है कि सारे वक्फ बोर्ड प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं. क्लियर है यहां तक? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बिल के थ्रू चेंज की गई है, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, अगर ये डिस्प्यूट हो जाए तो फिर मैटर सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा. कहां जाएगा?
वक्फ बोर्ड के पास जाएगा जी, अपील है वो। वक्फ बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। अगर इसके जजमेंट से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप जाएंगे वक्फ ट्रिब्यूनल स्टेट लेवल पर, और वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला इज फाइनल एंड बाइंडिंग। क्लियर यहां तक? अब आप रिट विट मैटर में जाते फिर तो जाओ, अदरवाइज फाइनल एंड बाइंडिंग है। तो प्रॉब्लम यह है सर कि करप्शन, इलीगल इंक्रोचमेंट, इन सब की वजह से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये होने लग पड़ा था कि वक्फ जिस प्रॉपर्टी को कह दे बोर्ड कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, अब वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप कभी ऐसा पंजाब में बहुत ज़्यादा ये है नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब लिमिटेड सी वक्फ प्रॉपर्टी है, हालांकि थर्ड लार्जेस्ट आ जाएगी अगर हम रेशियो वाइज देखें तो। आप हरियाणा जाएं, आप वेस्टर्न यूपी जाएं, राजस्थान जाएं, तो वहाँ पर मतलब वक्फ की पावर इतनी ज़्यादा मानी जाती थी कि जिस प्रॉपर्टी को हाथ लगा देंगे वो वक्फ की है। मतलब मान लीजिए दो भाई आपस में लड़ रहे हैं कि मरते हुए बाप ने ट्रैक्टर मेरे नाम किया था, दूसरा कहेगा मेरे नाम किया था, तो एक भाई वैसे ही जुमला कह देगा कि वक्फ समझ रखा है, जिस पे हाथ रख दोगे तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि मैटर अपने ही डिस्प्यूट के मैटर को खुद डिसाइड कर दे रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ह्यूज पावर है वक्फ के पास। इवन मिनिस्टर इंचार्ज किरण रिजिजू जब इस बिल को प्रेजेंट कर रहे थे तो उनके शब्द सुने किसी ने, और दोनों हाउस में बोल के गए वो, लोकसभा में राज्यसभा में भी। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती, हम ये अमेंडमेंट नहीं लाते, तो आज जिस जगह हम बैठे हैं ये पार्लियामेंट भी वक्फ की संपत्ति होती, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पार्लियामेंट बिल्डिंग पे भी दावा कर दिया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। ताजमहल पे भी साल 2005 में दावा कर दिया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। मैटर ट्रिब्यूनल वगैरह में गया, रिट मैटर बना, कोर्ट में फंसा, कोर्ट ने कहा कि शाहजहां के सिग्नेचर किए हुए कागज ला के दो। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, जोक नहीं सुना रहा हूं। तो यार क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारे मुतवलीज क्या कर रहे थे, मुतवलीज इवन सेल तक कर दे रहे थे प्रॉपर्टीज को। बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस हैं कि मेरठ के अंदर गए, मुतवली से मिले और वो कह रहा है औने पौने दामों पे आपको दे देंगे, सेल तक कर दूंगा यार, आप मेरा कट रखो। ये वही मुल्क है ना जहां पटवारी शामलाट दी जमीन ना बेच देंगे ने, यही है ना। तो आप कहते फिर वो कुछ भी कि जी सेलेबल नहीं है एंड ऑल दैट थिंग। ह्यूज करप्शन। कर्नाटक के अंदर 1200 एकड़ लैंड जिसकी कीमत मोर देन 500 करोड़ रुपीस थी, एक 5 स्टार होटल को लीज पे दी गई। देखिए प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट क्या होती है कि प्रॉपर्टी पड़ी, आप किसी को लीज पे दे दीजिए, उससे जो पैसा आएगा फिर आप चैरिटेबल या रिलीजियस काम कर लीजिएगा। क्लियर? तो एक 5 स्टार होटल को लीज पे दी गई, क्या रेंट चार्ज किया होगा? 12,000 पर मंथ। चलिए आ गया। कर्नाटक में एक बार वक्फ की प्रॉपर्टी लीज पे दी गई विजय माल्या को, क्या करने के लिए? शराब की फैक्ट्री लगाने के लिए। मेरे ख्याल से हमें पता है कि इस्लाम में शराब हराम है। ये चल रहा है तुम्हारा चैरिटेबल एंड रिलीजियस वर्क। फिर आ जाएंगे आपके बाहुबली, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तो वक्फ पे प्रॉपर्टी पे करेंगे कब्जा, एक बनाएंगे मॉल, कर देंगे बेटे के नाम। ह्यूज करप्शन। देखिए मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बैलेंसिंग एक्ट रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ज्यादा पता होनी चाहिए। रिलीजन में ज्यादा हमें जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्लियर है यहां तक? एक और चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, लास्टली बिफोर गोइंग टू द प्रोविजन, आर्टिकल 26। क्या आर्टिकल 26? क्विकली। रिलीजियस डिनोमिनेशन का फंडामेंटल राइट टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर देमसेल्फ। तो कुछ लोगों ने कहा कि 26 की वायलेशन है सर। यहां पे अमित शाह जी ने लोकसभा में क्रिस्टल क्लियर कर दिया, बोले नहीं, वक्फ बोर्ड इज नॉट अ रिलीजियस बॉडी, वक्फ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लियर? तो फिर इसको हम आर्टिकल 26 की वायलेशन मान ही नहीं रहे। क्लियर है यहां तक? ओके, फाइनली इन सारी प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए
वी आर हैविंग अमेंडमेंट। तो इसकी प्रोविजंस देख लेते हैं। क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? अभी ओरल वगैरह अलाउड है, लेकिन और प्रोविजन उसके अंदर की गई है। लैंड यूज बाय यूज खत्म कर दिया गया, बाय यूज खत्म कर दिया गया, बाय यूज वाला खत्म कर। आ जाइए। नहीं, वो अपने एक्ट से पावर ले रहा है। नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो, मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं कि डिबेटेबल है टॉपिक, बट गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया? दिस इज द थिंग। ठीक है, ठीक है, एक बार प्रोविजन देख लें पहले सारी, फिर उसी से निकल आएंगे कि इस पॉइंट क्या हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कई बार क्या होता है ना कि हम सेटलिटी पे आ जाते हैं। ये सारे इशू सेटलिटी वाले अभी है ही नहीं। अभी तो बिल पास हुआ है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है। अमित शाह जी की स्पीच फाइनल नहीं है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो अब तक डेवलप हुआ है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो देखिए। गवर्नर की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर सारे इंटरप्रिटेशन चेंज कर दिया, तो मे बी सुप्रीम कोर्ट में फिर से मैटर उलझे जाके। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलिए। सो वी कम टू द कॉम्पोजिशन ऑफ वक्फ काउंसिल। लिख लीजिए इसको थोड़ा सा, या नोट्स में मिल जाएगा। दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, पर्सन ऑफ नेशनल एमिनेंस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, एमिनेंट स्कॉलर इन मुस्लिम लॉ। जो चीज हटाई गई है दैट इसके अंदर जो पहले रिक्वायरमेंट थी कि जो एमपीज होंगे, फॉर्मर जजेस होंगे, एमिनेंट लोग होंगे, ये मुस्लिम होंगे, ये रिक्वायरमेंट हटा दिया। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब नॉन मुस्लिम भी होंगे। साथ ही मैंडेट किया है कि कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर तो काउंसिल के अंदर होंगे ही होंगे। अब पकड़ते चलिए पॉइंट जिसका बहुत ज्यादा विरोध है। क्लियर? ओके, नाउ इट कम टू कॉम्पोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड। लिख लीजिए, मिल जाएगा नोट्स के अंदर यार, डोंट वरी। क्रिटिकल एंगल अगर नोट करना है मेंस पर्पस से, नॉन मुस्लिम की एंट्री हो रही है। वक्फ बोर्ड क्या है इसके अंदर? सो पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट हर ग्रुप से एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकती है। देखिए, अभी तक क्या था कि हर स्टेट का अपना वक्फ बोर्ड है। कई जगहों पे ये भी देखने को मिला कि शिया और सुन्नी का अलग अलग वक्फ बोर्ड है। ज्यादा होगी डोनेटेड प्रॉपर्टी शिया की अलग, सुन्नी की अलग, तो फिर क्या हो जाएगा? 2 अलग बोर्ड हो जाएंगे। क्लियर? अब ये कहा गया है कि बोर्ड के अंदर डिफरेंट ग्रुप से होंगे, जैसे मान लीजिए शिया से हैं, सुन्नी से हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से हैं, तो डिफरेंट इस्लामिक जो सेक्ट हैं उनसे गवर्नमेंट मेंबर नॉमिनेट कर सकती है बोर्ड के अंदर। देन इट कम्स टू नॉन मुस्लिम मेंबर, कम से कम 2। पहले ये प्रोविजन नहीं था। वक्फ बोर्ड के अंदर अब 2 नॉन मुस्लिम मेंबर भी होंगे। क्लियर? फर्दर दैट शिया सुन्नी बैकवर्ड वही वाली चीज वो आ जाएगी, और खासकर कम से कम 2 मुस्लिम विमेन रिप्रेजेंटेटिव यहां पे होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which is criticized, which is rather calling that article 26 की violation है, that non-Muslim का inclusion in central वक्फ काउंसिल and वक्फ बोर्ड। मिल गया क्रिटिक पॉइंट सर? ओके, एक और चीज कर लीजिए, ट्रिब्यूनल। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होंगे जो चेयरमैन के तौर पर एक्ट करेंगे, और साथ में होंगे जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर। पहले ट्रिब्यूनल के अंदर एक एक्सपर्ट ऑफ मुस्लिम लॉ होना जरूरी था, लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। तो प्योरली कौन लोग हो जाएंगे? सरकार के लोग हैं, मुस्लिम एक्सपर्ट हट गए। गेटिंग माई पॉइंट? एंड हियर ऑन एज वेल दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज मे बी अ मुस्लिम, मे बी अ हिंदू, मे बी अ सिख। क्लियर यहां तक? तो कंटेंशन इज कि वक्त की सारी मैनेजमेंट के अंदर अब कौन लोग आ रहे हैं? नॉन मुस्लिम को लाया जा रहा है। तो चाहे इमरान प्रतापगढ़ी की स्पीच हो या फिर ओवैसी साहब की हो, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, ठीक है। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट पे देखें, अब देखो यार, मैं कोई फाइनल इस पे दे नहीं रहा हूं, है ना, और मुझे ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगती है कि मतलब रिलीजियस मैटर में कोर्ट्स आके इंटरप्रेट करें। थियोलॉजिकल नहीं है वो बॉडी,
क्लियर? लेकिन अगर आप कुछ और व्यवस्थाएं देखें टू इक्वेट, तो आप माता वैष्णो जो श्राइन बोर्ड है वो देख लीजिए। आप यहीं ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, मनसा देवी श्राइन बोर्ड है, यहां देख लीजिए। तो इनके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, जैसे मैं अगर वो कटरा वाले मंदिर की बात कर रहा हूं, द एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ दैट श्राइन, सो दैट मे बी अ मुस्लिम पर्सन। ओके ओके, आई वॉज स्टडिंग इन पंजाबी यूनिवर्सिटी, बहुत पेपर में तब लिखा गया था पटियाला के अंदर एक फेमस काली माता मंदिर है, पता है आपको, विजिटेड? अब उसकी मैनेजमेंट के लिए है वो काली माता मंदिर श्राइन बोर्ड। अब उसका रूल ये कहता है कि जो चेयरमैन होंगे उसके, वो एक्स ऑफिशियो डीसी हैं, एंड वंस देयर वाज अ डीसी जो इस्लाम से थे। तो तब बड़ा हंगामा होता, मतलब हंगामा क्या, वही पेपरबाजी के भाई कैसे एक मुस्लिम काली माता जो श्राइन बोर्ड है उसको हेड कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों को समझिए, अब आइए इस तरफ कि क्या ट्रीट किया जा रहा है इनको। मंदिर रिलीजियस अथॉरिटी है, जो श्राइन बोर्ड है तो मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, तो इनको आप प्योर रिलीजियस बॉडी नहीं ट्रीट कर रहे हैं। तो बाकी रिलीजन के अंदर भी ऐसा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बहुत मेंस पर्पस से हो रहा है, वापस आइए। चलिए, क्या है सर, पहले ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल बाइंडिंग था, अब इट इज ओपन टू अपील इन हाई कोर्ट विद इन 90 डेज। तो अब कोर्ट डिसाइड करेंगे। चलिए आगे, सर्वेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बोर्ड की पावर कैसे ली गई है, अदर एंगल। सो पहले सर्वेयर अपॉइंट किया जाता है, जिसको कहते हैं सर्वे कमिश्नर। अगर कहीं बोर्ड की वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे होना है तो एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट होता था। अब ये पावर दे दी गई है लोकल डीसी साहब को, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को, सर्वे कमिश्नर अपॉइंट नहीं होगा। क्लियर? और साथ ही ये कहा गया है कि अगर कहीं पर ये डिस्प्यूट है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या गवर्नमेंट की है, तो पहले क्या था, वक्फ बोर्ड वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो वक्फ की मानी जाती थी। अब सर्वे करने के बाद डीसी ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, तो जब तक ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाएगा तब तक वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट की जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो अब वक्फ बोर्ड की पावर किसके पास आ गई है, वो आ गई है डीसी के पास। हु अपॉइंट्स द डीसी? द स्टेट। क्लियर? अब कुछ स्टेट में क्या होने वाला है, अगर कैमरा ना चल रहा होता तो मैं आपको बताता। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपको पता है ना, बुलडोजर की सर्विस करा ली है उन्होंने, रिक्लेमिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर? उत्तराखंड जो नई लेबोरेटरी बनता चला जा रहा है हिंदुत्व की, उसके बारे में पता है आपको? 500 मज़ारें तोड़ी गई हैं वहां पे, और यार उसमें बहुत कुछ है, मैं रिलीजियस एंगल में आने नहीं चाह रहा हूं। तो बहुत सारी मज़ारों में जब खुदाई की गई नीचे कोई कब्र ही नहीं मिली। वैसे ही स्टेट की लैंड थी, जाके मज़ार बना ली, धीरे धीरे सालों में बिल्डिंग बना ली, उसको क्या कह दिया, वक्फ की प्रॉपर्टी है। कब्जे किए जा रहे थे, बहुत जगह ये क्लेम है। अगेन आई एम नॉट डिमीनिंग टू इस्लाम, रादर द पीपल, लैंड माफियाज, वो ये काम कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, तो अब ये सब कौन डिसाइड करेगा? डीसी डिसाइड करेंगे, पावर अब स्टेट के पास है। ओके, फर्दर ऑडिट किए जाएंगे, माइनर पॉइंट, 1 लाख से ज्यादा जिस भी वक्फ इंस्टीट्यूशन की अर्निंग है उसका ऑडिट रिपोर्ट होगा। ठीक है? ओके, सेंट्रलाइज पोर्टल वगैरह हो जाएगा। डेडिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये तो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, लिखो यार इसको। ओनली द पर्सन who is following Islam for 5 years, Islam for 5 years can make वक्फ। इससे पहले ना ओपन था कॉन्सेप्ट, कोई भी वक्फ कर सकता है, चाहे हिंदू वक्फ कर दे, सरदार वक्फ कर दे। ठीक है? अब यह कर दिया है कि जो कम से कम 5 साल से, लेकिन मतलब कन्वर्टेड भी है तो 5 साल कम से कम इस्लाम को फॉलो करते हुए वो ही वक्फ कर पाएंगे। नॉन मुस्लिम नाउ आफ्टर दिस बिकमिंग एन एक्ट वो वक्फ नहीं कर सकेंगे। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, सॉल्व एनी डाउट अबाउट वक्फ? यार इज ना शेयर निकालना है, अगर वक्फ करनी भी प्रॉपर्टी तो
क्योंकि इस्लाम के अंदर फीमेल का प्रॉपर्टी राइट बहुत पहले से है। जैसे हिंदुज्म में, सिखिज्म में तो 2005 के बाद आया, सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद। इस्लाम में बहुत पहले से है, शेयर फिक्स होता है इस्लाम के अंदर, ठीक है। तो फिर विमेन का जो शेयर है, और स्पेशल फोकस विल बी एट विडो, डाइवोर्स वुमेन, ऑर्फन्स, इनका शेयर निकालिए, उसके बाद वक्फ कीजिए। सारी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर देनी उठ के। जी, या कुछ ना कुछ उसको प्रूफ शो करना पड़ेगा। अब कोई लीगल मेजर तो है नहीं, या फिर मान लीजिए कि हाँ उसने जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लिया, नाम बदल लिया, किसी पर्टिकुलर डेट से है, वो कागज जमा करने पड़ेंगे। दैट इज द थिंग। क्लियर? चलिए, क्या पता करना है? हम्म। हम्म। किसके नाम कर रहे हैं? हाँ हाँ। नहीं, ऐसा तो ये तो पहले डालते थे। हम्म। ठीक है, बता दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये पहले होता था, इसको अगर आपने या तो ओरली कह दिया कि वक्फ किया मैंने, या आपने कोई रिटन डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है, तो लेकिन अगर आपने दोनों ही काम नहीं किए, बस आप मदरसा बना के चला रहे हैं, ठीक है, अब क्योंकि चैरिटेबल काम चल रहा है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसको वक्फ बाय यूज, वक्फ की प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा, वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाएगी। जब भी स्टेट एक्शन ले, जब भी स्टेट एक्शन लेगा, अब डीसी साहब के पास ये पावर है, तो डीसी साहब अब कह देंगे कि मैडम प्लीज पास से मरा जाओ, वक्फ की प्रॉपर्टी है, अब हम मैनेज करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। अच्छा, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। हम्म। हाँ, मुझे दोनों ग्रुप से आया है। एज ए इंडियन सोचो यार, फायदा नहीं कुछ। डेमोक्रेटिक कंट्री है, धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब वक्फ बोर्ड से पावर जा रही है। बेसिकली देखिए, अगर मेरी ओपिनियन माने तो कुछ नहीं होने वाला है। जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी जाएगी एंड ऑल दैट थिंग, आई डू नॉट बिलीव। एक मार पड़ेगी पॉलिटिशियंस को, जहां जहां ऐसी प्रॉपर्टी है। आई डोंट बिलीव एनी पॉलिटिशियन जो वक्फ की प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व नहीं है। अब पड़ेगी मार उनको, लैंड माफियाज, उनको मार पड़ने वाली है। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, कुछ रिलीजियस इंट्रूजन होने वाला है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो भी, अगर वक्फ की है तो वक्फ बोर्ड के नाम पे, ठीक है, मतलब वो मैनेज कर रहा है, टेक केयर कर रहा है बेसिकली। क्या, धरने वरने चलते रहेंगे यार, वोट बैंक भी तो बनाना है। इसके नाम पे वोट बैंक नहीं तकसीम करना आपने अलग अलग ग्रुप्स के लिए, सब कंसोलिडेट करेंगे, तो बहुत काम चलेंगे इससे, चलने दो। चलिए, आ जाइए। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑन वुमेन पार्टिसिपेशन इन पीआरआई। दिस इज फॉर मेंस पर्पस। देखो है क्या, कि यूपीएससी है चाहे पीपीएससी है, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो प्री से लेके मेंस तक में बहुत सारे सवाल आते हैं, दिस प्राइमरली मेंस। तो दो तीन चीजें, तीन रिपोर्ट हम कवर कर लेंगे तो भी काफी हद तक कवर हो जाएगा, बल्कि चार कर लेंगे, यूएलबीज भी। तो एक तो कैक की रिपोर्ट आई है ऑन अर्बन लोकल बॉडीज, तो उसमें म्यूनसिपैलिटी की करंट स्टेटस पता लग जाएगा। फिर एक ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, ये स्पेशली वुमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर है, तो हमारे पास अथॉरिटी हो जाएगी कोट करने के लिए। क्या, और एक ऐसा ही एंड में करेंगे जहां पर रूरल डेवलपमेंट में पंचायती रोल को
इंडिकेटर्स पे मेजर किया गया, वो कवर कर लेंगे। क्लियर? तो 3-4 चीजें हो जाएंगी। हाँ, एक और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की रिपोर्ट है ऑन डिवोल्यूशन ऑफ पावर, किस स्टेट में कितनी पावर डिवॉल्व की गई है पंचायतों को। 4 रिपोर्ट, लोकल बॉडीज का करंट अफेयर कंप्लीट। ओके, वी कम टू दिस थिंग दैट, ओके ठीक है, 73rd अमेंडमेंट हमें पता है, बैकग्राउंड मैं उस पर ना जाऊं ज्यादा। 73rd अमेंडमेंट 1992, पंचायत गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर आर्टिकल 243D। there is reservation for scheduled caste, scheduled tribes as per the population of the local area, panchayat area, and there is also a reservation for women. कितनी? As per article 243D, it is 1/3, including the women belonging to scheduled caste and scheduled tribes. Many states, as per their state law, has increased this to 50%. क्लियर? तो चलिए, लोकल लेवल पे काफी हद तक विमेन रिप्रेजेंटेटिव जो है अपना काम कर रहे हैं, जैसे अभी वो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम भी हुआ था। ठीक है, सो फाइनली एक अगर डेटा नोट करना है, 1.45 मिलियन इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव। आई रिपीट, 1.45 मिलियन इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव आर देयर। जी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ आपको पता है, मैं सिर्फ इसलिए गौर कर रहा हूं थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। दूसरा, आपके पास अथॉरिटी हो जाए मेंस में कोट करने के लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज क्या कह रहा है इसके ऊपर। तो अब विमेन की पार्टिसिपेशन को लेके प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है दैट, कम टू दिस थिंग, पता ही आपको सरपंच पति सिंड्रोम क्या है, फिनोमेना जल्दी बता दीजिए। ठीक है, तो डमी कैंडिडेट है ना, तो क्योंकि सीट रिजर्व हो गई अदरवाइज, लेकिन आप देखेंगे कि जो एक्टिव पॉलिटिशियन है या जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है वो कोई ना कोई घर का मेल मेंबर है, दैट कैन बी हस्बैंड, सौरा, जेठ, व्हाटएवर। ठीक है, यहाँ तक पंचायत सीरीज आई थी अगर आपने देखी है तो उसमें ये सब कुछ दिखाया गया, और इसमें स्पेशली कोट कर रही है मिनिस्ट्री दैट इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिनोमेना है। देन यू कम टू लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। ठीक है, इलेक्शन हो गया, चुने गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, खुद की पावर्स का ही नहीं पता है, तो अल्टीमेटली कहां जाएगी प्रॉब्लम? ये कि डिसीजन मेकिंग उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। पंचायत का क्या रोल है, सरपंच का क्या रोल है, पंचायत सेक्रेटरी से आप क्या काम ले सकते हैं, एसडीएम से क्या काम ले सकते हैं, इसके बारे में पता नहीं है, गवर्नेंस के टियर ही नहीं पता है आपको, तो आप डिसीजन मेकिंग उतनी बेहतर नहीं कर पाएंगे। फर्दर दैट रेसिस्टेंस फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी एंड मेल काउंटरपार्ट्स, ह्यूज प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम यह है कि पैट्रियार्किकल माइंडसेट है, तो बहुत बार जो सरपंच महिला हैं उनको सीरियसली नहीं लिया जाता, तो कोई मेल मेंबर है उसकी सुनवाई ज्यादा करेगी ब्यूरोक्रेसी, लेकिन अगर फीमेल है उनकी सुनवाई इतनी नहीं हो रही है। कई बार ये भी देखा जाता है फंड्स हैं, और ये सब मैं इसी रिपोर्ट से कोट कर रहा हूं कि फंड्स हैं तो वो डिले के साथ भेजे जा रहे हैं जहां पर फीमेल सरपंच है। क्या? एंड देन इट कम्स दैट फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, लैक ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। अब इलेक्शन लड़ना हमें पता है यार, पैसे तो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है महिलाओं के पास, दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर मेल काउंटर पार्ट। क्लियर? ओके, फर्दर इट कम्स जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड थ्रेट्स। फर्दर इट विल बी रादर कपल्ड विद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे मौकों पे इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट की जाता है फीमेल सरपंच या पंच के लिए कि उनको रिजाइन की हद तक मजबूर कर देंगे। दैट कैन बी लाइक वायलेंस के थ्रू, दैट कैन बी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा। क्लियर यहां तक? ओके, फर्दर यू कैन ड्यूअल बर्डन ऑफ वर्क, तो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाइए और साथ में काम भी कीजिए। मैं अभी मेरे एक अच्छे दोस्तों से बात कर रहा था, एक नया कॉन्सेप्ट मुझे पता चला, मुझे नहीं पता था वो, तो मैंने कहा यार कि आजकल तो चलिए रिजर्वेशन है और फीमेल को बढ़ावा देते हैं, एक और फिनोमेना उन्होंने बताया कि लोकी की करते ने पिंड दी नू इलेक्शन लड़ा देंगे, पिंड दी तीनों नहीं लड़ाओगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस कॉन्सेप्ट का भी कि क्या है, समझ गए ना, कि तीता ब्याह के चली जानी पता नहीं कितने नू, हाँ एनू लड़ा दो, उन्होंने डमी कैंडिडेट रखेंगे आप। मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग ऑन। क्लियर यहां तक? चलिए, दिस जस्ट टू कोट
क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन चल रहा है और सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम है, गवर्नेंस के अंदर हम कर लेंगे। दिस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के फीमेल की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो सके। फर्दर महिला सभास, ये चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए कई जगहों पे क्या किया जा रहा है, ग्राम सभा की मीटिंग से पहले, व्हाट इज ग्राम सभा, व्हाट इज ग्राम सभा, हाँ जी, ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन द पंचायत एरिया शैल फॉर्म अ ग्राम सभा। ग्राम सभा की मीटिंग से पहले जो है एक महिला सभा का आयोजन किया जाता है, तो सारी की सारी फीमेल को बुलाया जाता है और फिर उनके इंटरेस्ट आर्टिकुलेट किए जाते हैं कि पंचायत से इनकी क्या डिमांड्स हैं। वो सैनिटेशन को लेकर हो सकती है, वो हेल्थ, एजुकेशन, व्हाटएवर। देन यू कम टू पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान है, नोट से थोड़ा देख लीजिएगा इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, जस्ट टू कोटिंग वैल्यू। देन मिशन शक्ति है, इसके अंदर संबल है, सामर्थ्य है, वो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम्स चल रहे हैं। देन यू कम टू वुमेन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मल्टीपल आर देयर। एक और प्रोग्राम आप नोट कीजिए, स्वीप, SVEEP, दिस नॉट W, SV, yes it is SVEEP. This is co-governed by UN Women even in India, ठीक है, UN Women, यूनाइटेड नेशन जो वुमेन के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी खासियत यह है कि मतलब ये क्या करते हैं कि पहले पंचायती जब इलेक्शन आने वाला होता है तो NGOs की हेल्प से गांव-गांव जाके जो फीमेल हैं उनको अवेयर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि आप इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं, अपना कैंपेन कैसे डिज़ाइन करो, अपना पैम्फलेट कैसे बनाओ, एंड सो ऑन, नॉमिनेशन पेपर कैसे भरना। और उसके बाद जब ये फीमेल इलेक्ट हो जाती हैं तो फिर से गांव में जाके 3 दिन की 4 दिन की वर्कशॉप लगाते हैं, उनको अवेयर करते हैं उनकी पावर्स के बारे में कि पंचायत का रोल क्या है, आपकी पावर क्या हो सकती है, आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के थ्रू एक प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे NGOs ये काम कर रहे हैं, वो जरूर कोट कीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि स्पेशली पंचायती राज के लिए। क्लियर? ओके, ठीक है। दिस इज रादर इंपॉर्टेंट, प्री एंड मेंस बोथ। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जारी किया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। दिस इज द बेसलाइन रिपोर्ट। आई रिपीट, दिस इज द फर्स्ट एवर। और किसके डेटा के लिए है? फिस्कल ईयर 22-23 का ये डेटा है, लेकिन ये पब्लिश इसी मंथ हुआ है। क्लियर? तो इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, इट इज लाइक ग्लोकलाइजेशन फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल अप्रोच। दिस इज द डेटा। 435 यूनिक लोकल इंडिकेटर्स हैं, जिसमें 331 मैंडेटरी हैं, 104 ऑप्शनल है। फालतू की बात है, याद मत करना, ठीक है। मेन चीज है 9 थीम्स ऑफ SDG। मैं कहना ये चाहता हूं, पंचायत की एडवांसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है, पंचायतों में कितना एडवांसमेंट हो रहा है वीजा विज रूरल डेवलपमेंट का आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो आपके इंडिकेटर्स हैं, जो डेवलपमेंट के आपने पिलर चुने हैं, वो कौन से हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल के 17 गोल्स हैं, इसमें से 9 चुन लिए। तो इट इज अलाइनिंग विद द SDG। हमारे गांव, हमारा रूरल एरिया SDG के हिसाब से कितनी तरक्की कर रहा है, किस पेस पे कर रहा है, ये उसकी रिपोर्ट है। तो इट इज अ कनेक्शन फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल लेवल। अच्छा, वैसे भी अगर आप देखें, हम ये कहते हैं कि भारत ने 2030 तक SDG अचीव करने हैं। साहब वो तब होगा जब आपके गांव और शहर अचीव करेंगे, इंडिया कुछ और थोड़ी है। एंड मोर क्रिटिकल इज रूरल एरिया। दैट्स व्हाई दिस रिपोर्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट। क्लियर यहां तक? तो प्री में ना भी पूछें, मेंस में ठोक के कोट कीजिएगा, मल्टीपल जगह पंचायत आ जाए, रूरल डेवलपमेंट आ जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाए, मल्टीपल जगह कोट कीजिएगा। क्लियर है? ओके, दिस इज मस्ट। चलिए, जस्ट अ फैक्ट, एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किया है मॉस्पी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क ये कुछ नहीं है, डेवलपमेंट को मेजर करने के इंडिकेटर्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि डेवलपमेंट एक फ्लूइडिक कॉन्सेप्ट है,
तो उसको मेजर करने के टूल्स नहीं है आपके पास। तो इस तरह के इंडेक्सेस बनाए गए हैं जिसमें आप मेजर कर पाएं डेवलपमेंट को, चाहे एजुकेशन में है चाहे हेल्थ के अंदर। कैसे करेंगे एजुकेशन के अंदर? एनरोलमेंट रेट, कितने किलोमीटर की विसिनिटी में कितने स्कूल हैं, टीचर पीपल रेशियो क्या है। तो इस तरह के इंडिकेटर्स क्रिएट किए हैं, इसी को यूज किया गया है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ओके, वी कम टू, अच्छा जस्ट यूनियन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट और यूएन की एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। बिकम की फैक्टर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक क्या क्या मेजर कर रहे हैं इसके अंदर। तो फिर बेसिक कम्युनिटी जैसे गांव के अंदर रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन है या नहीं है, पंचायत एरिया के हिसाब से। देन इट कम्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन, तो हेल्थ केयर सर्विस, आपके पंचायत एरिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है या नहीं है, ठीक है। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, कौन सा स्कूल है आपके यहाँ पर। देन लिटरेसी रेट क्या है पंचायत एरिया में, एनरोलमेंट क्या है स्कूल्स के अंदर। फर्दर इट कम्स इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यार कितने लोगों को नरेगा के तहत काम मिला या नहीं मिला, और क्या क्या आपके पंचायत में ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे लोग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल कर सकें। ड्रोन दीदी की कितनी महिलाएं आपके पंचायत एरिया के अंदर, दीज टाइप ऑफ फैक्टर्स। फर्दर यू कम सोशल इंडिकेटर्स हैं, लाइक पॉवर्टी रेट क्या है आपके यहाँ, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, सोशल इंक्लूजन एंड ऑल दैट थिंग। देन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, लोकल गवर्नेंस, जो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो रही है वो प्रॉपर लोगों तक पहुंच पा रही कि नहीं, पीडीएस के थ्रू राशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन इट कम्स टू एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस आपके यहां क्रिएट है या नहीं है। कट शॉर्ट थिंग, ये बस याद कर लीजिएगा, दीज आर द 9 थीम्स, आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगी। पंचायतों की डेवलपमेंट मेजर करना है किस तरीके से, एक पॉवर्टी फ्री एंड एनहेंस लिवलीहुड होना चाहिए आपके यहाँ पर। देन हेल्दी पंचायत है, देन चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, चाइल्ड राइट्स की बात कर रहे हैं। फर्दर वाटर सफिशिएंसी इन पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, देन पंचायत विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास खुद का पंचायत भवन नहीं है, जो पंचायत हाउस होता है। देन सोशली एंड जस्ट, सोशली सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस, वुमेन फ्रेंडली पंचायत। ये 9 थीम याद कर लीजिएगा, पेपर में ये कोट कर सकते हैं आप। क्लियर यहां तक? ओके, देन जस्ट कम टू परफॉर्मेंस बाय स्टेट। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरी की गई है। देखिए, तो सारी पंचायत से डेटा नहीं आया है, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ पंचायत से डेटा ले लिया गया है। सो इट कम्स विद, सबसे पहली कैटेगरी है अचीवर, मतलब 100 तक के पॉइंट पे स्केल करेंगे, इंडिकेटर पे मेजर करना है ना, तो हर पंचायत को कुछ स्कोर देंगे 100 तक का। जो भी 90 प्लस पॉइंट ले जाएंगे उनको कहेंगे अचीवर, ठीक है। एंड 0 पंचायत। इस वक्त इस रिपोर्ट में देश में कोई ऐसी पंचायत नहीं है जिसने अचीवर का स्टेटस हासिल किया हो, 0। देन कम्स फ्रंट रनर, जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, 75 से 90 पॉइंट। सो इसमें सिर्फ 699 पंचायत हैं। दिस अमाउंट टू 0.3% ऑफ ऑल द पंचायत इन इंडिया। फर्दर परफॉर्मर, यहां अच्छा मिल जाएगा आपको 77,298। सो 35% ये परफॉर्मर पंचायत से। तो इससे अंदाजा लग रहा है कि रूरल डेवलपमेंट का हाल क्या है हमारे। जो हम पंचायती एम्पावरमेंट का बात करते हैं उसकी क्या रियल स्टेटस है, कि कोई अचीवर भी नहीं है। फ्रंट रनर जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उसमें आप सिर्फ 3 डिजिट पंचायत लेके बैठे हैं। और फिर सबसे ज्यादा पंचायतें कहां मिलेंगी आपको? एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का मतलब समझते हैं आप तो समझते होंगे। नहीं, ये वाला एस्पिरेंट नहीं है यार। देखो अभी वो क्या है ना कि पिछले 10 सालों से तो खासकर ये है कि पॉजिटिव टर्म्स यूज करने हैं, नेगेटिव टर्म यूज नहीं करने हैं। जैसे एक वो भी है ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो असल में जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के थ्रू एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट कहा जा रहा है, वो असल में देखा जाए तो देश के पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। यस और नो, है ना? तो एस्पिरेंट से ये मत समझ लीजिएगा कि बहुत तरक्की कर चुकी हैं, यहां पर तरक्की की जरूरत है। क्रूड शब्दों में कहूं तो ये लैगिंग बिहाइंड है, अंडर डेवलप्ड है। सो
1,32,000 पंचायत, मेजॉरिटी ऑफ पंचायत 61% फॉल्स अंडर एस्पिरेंट, पिछड़ी हुई पंचायत एरिया। देन इट कम्स टू बिगिनर, जो बिल्कुल ही अभी गए गुजरे, 5,000 पंचायतें ऐसी हैं लगभग। दिस जस्ट अ डेटा इफ यू वांट टू नोट, 2,55,699 पंचायतें हैं देश के अंदर, सो 2.5 लाख से ज्यादा हुई। इसमें 2.25 लाख का ही डेटा कलेक्ट किया गया था, सारी पंचायत का नहीं है। हमारी उम्मीद ये कि अगली रिपोर्ट जब ऐसी कोई पब्लिश हो, वो साल बाद हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, तो एक तो सारी पंचायतों का डेटा हो, दूसरा अचीवर की कैटेगरी में कुछ हो, और ज्यादा से ज्यादा पंचायतें परफॉर्मर या फ्रंट रनर की कैटेगरी में होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? ओके, लास्ट देखो यार, मुझे नहीं लगता कि यहां से कुछ पूछेंगे एज सच, बट नोट्स में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? सो इट कम्स विद टॉप परफॉर्मर कौन है? गुजरात। क्यों? 346 जो इनकी पंचायतें हैं वो फ्रंट रनर की कैटेगरी के अंदर है, एंड दिस इज फॉलोड बाय तेलंगाना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी रिपोर्ट नहीं करेंगे, 4 रिपोर्ट्स करेंगे लोकल बॉडी से रिलेटेड, लेकिन उनको आपस में कंफ्यूज मत कीजिएगा। जब इस रिपोर्ट के थ्रू हम देख रहे हैं कि गुजरात टॉप कर रहा है, तो गुजरात में परफॉर्मिंग पंचायत ज्यादा है, ठीक है? एक और रिपोर्ट हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे डिवोल्यूशन ऑफ पावर, वो ये है कि किस स्टेट में कितनी पावर डिवॉल्व की गई है पंचायतों को। उसमें आपको लीडिंग स्टेट अलग मिलेंगे, साउदर्न स्टेट मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों के पैरामीटर्स अलग है। क्लियर? ओके, सो गुजरात इज टॉपिंग जी, एज पर दिस रिपोर्ट नो। तभी मैं कह रहा हूं अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। गेटिंग माय पॉइंट? कंफ्यूज मत कीजिएगा। पाई रिपोर्ट में कौन है? पाई रिपोर्ट में गुजरात इज लीडिंग। क्लियर? ओके, अच्छा ठीक है। इन आवर विलेज सरपंच वॉज मर्डर्ड ड्यू टू कास्ट। ओके, वेरी सेंसिटिव। चलिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये परफॉर्मर पंचायतें ज्यादा हैं यहां पर, और फिर डेवलपमेंट गैप, नीडलेस टू से, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। बस कुछ याद रह जाए तो ठीक है, छोड़ दीजिए। डेथ सेंटेंस एंड एग्जीक्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीछे क्या हुआ है कि इंडिया में डेथ सेंटेंस को लेके काफी डिबेट रहा है, खासकर किस चीज को लेके, जो वो आरजी कार रेप केस में कैपिटल पनिशमेंट ना देके क्या दिया गया था? लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया। तो इससे रिलेटेड एक और करंट अफेयर करेंगे जिसमें एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस थियरी है। क्लियर? लेकिन अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, डेथ सेंटेंस एंड एग्जीक्यूशंस 2024 ग्लोबल रिपोर्ट है। तो अगर कहीं कोट करने के लिए या ऐसे में यूटिलाइजेशन हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा इसको रट्टा नहीं मारना है। क्विकली कवर करते हैं क्या है इसके अंदर। ओके, सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन 2024 जो है, तो लगभग 1,518 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया है 15 कंट्रीज के अंदर। 2015 से लेके ये हाईएस्ट नंबर ऑफ डेटा है, 32% का इंक्रीज है 2023 के मुकाबले। 1500 लोग एग्जीक्यूट हुए हैं दुनिया भर के अंदर। लेकिन दुनिया भर से हमारा मतलब यह है कि क्योंकि 15 ही कंट्रीज तो ऐसी हैं जहां कैपिटल पनिशमेंट है, बाकी कंट्रीज में कैपिटल पनिशमेंट या तो अबॉलिश ही कर दिया गया है या उसको परस्यू नहीं कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, ये वो है जहां की अथॉरिटीज ने कंफर्म करके लोगों को एग्जीक्यूट किया। अदरवाइज तो फिर बहुत सारे थिंकर ये कहते हैं कि गजा में कितने लोगों को एग्जीक्यूट किया उसका नंबर भी शामिल करो जरा। दिस अबाउट जुडिशियल अनाउंसमेंट या अथॉरिटीज के बाद। क्लियर है? लेकिन इस रिपोर्ट में खासकर मेंस में कोट करने के लिए क्या चीज है, अगर क्राइम को कर्ब करने के लिए डेथ पेनल्टी का यूज करते तो हम शायद कह देते ओके सर वेलकम। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है दैट वेपनाइजेशन ऑफ डेथ पेनल्टी टू साइलेंस द डिसेंट ओपिनियन, दैट डिसेंट ओपिनियन में बी पॉलिटिकल डिसेंट, दैट मे बी रिलीजियस डिसेंट, फर्दर टू पनिश माइनॉरिटीज। तो मेजर चीज क्या है कि आप नॉन क्रिमिनल चीजों के लिए, आपकी पॉलिटिकल, रिलीजियस या कोई और वेस्टेड आइडियोलॉजी है, उसके लिए सरकारें डेथ पेनल्टी का यूज कर रही हैं। एंड देन फर्दर ड्रग रिलेटेड ऑफेंस, जितनी भी एग्जीक्यूशन दुनिया में हुई है उसका 40% वो ड्रग रिलेटेड क्राइम के अंदर है। क्लियर है यहां तक? ओके,
फर्दर जस्ट अगर याद रह जाए तो इसको ऐसे भी याद मत कीजिएगा, सीधा याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन होते हैं चाइना के अंदर, और ये हर साल ये सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन चाइना में ही है। अच्छा, चाइना वैसे भी बहुत बदनाम है क्योंकि ये अपनी एग्जीक्यूशंस के डिटेल पब्लिक करते ही नहीं है। मतलब किसको क्यों फांसी दी जा रही है अपनी जनता को नहीं बताते हैं, बाहर की दुनिया को क्या बताएंगे। एंड देन इट कम्स विद ईरान, सऊदी अरेबिया एंड इराक। इन जगहों पे सबसे ज्यादा जो है एग्जीक्यूशंस हैं। 40% लिख लीजिए, ग्लोबल एग्जीक्यूशंस आर ड्रग रिलेटेड। ओके, प्लीज डू राइट 15 कंट्रीज हैं जो डेथ पेनल्टी परस्यू करती हैं, एंड प्लीज डू राइट 145 कंट्रीज। राइट दिस थिंग, 145 countries have abolished the death penalty, death sentence in India. Okay, पिछले साल कोई फांसी हुई है इंडिया में? बस यहीं रोकेंगे उसको, बताइए। एग्जीक्यूशन हुआ कोई पिछले साल? किसको टांगा? दो 2020 के बाद से इंडिया में कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। लास्ट वाज निर्भया ओनली, जब पहली बार हिंदुस्तान में 4 लोगों को इकट्ठे फांसी दी गई है। उसके बाद से कोई एग्जीक्यूशन, मैं एग्जीक्यूशन कह रहा हूं फांसी देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं सजा कितनों को हुई है, क्या? तो उसके बाद से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कीजिए, सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कैपिटल पनिशमेंट को जो है वो जिसको कहते हैं कि कंफर्म करना, वो नहीं किया। जैसे ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से केस आया सुप्रीम कोर्ट, तो अभी तक यहां पे 2 सालों से कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्म नहीं कर रहे हैं। देन इट कम्स टू, ठीक है, पुर्तगाल वगैरह छोड़िए, ठीक है, इंडिया। ओके, ठीक है, यहां तक आ जाइए। एक चीज याद रखिएगा, जो हम अगले किसी केस के अंदर करेंगे, करंट अफेयर के अंदर करेंगे, इंडिया में काफी ज्यादा एक ग्लोबल डिमांड थी एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी भी संस्थाओं की, कि क्योंकि आप नए क्रिमिनल लॉ लेके आ रहे हैं, BNSS, तो काफी डिमांड इंडिया से ये थी कि आप डेथ सेंटेंस को अबॉलिश कर दीजिए, जो हमने नहीं किया है। सो लगभग 12 से 15 क्रिमिनल केस ऐसे हैं जो डेथ पेनल्टी अट्रैक्ट करते हैं। रेप कपल्ड विद मर्डर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन, देन NDPS जैसे एक्ट हैं, UAPA के अंदर हैं, टेररिज्म के अंदर है। तो इंडिया स्टिल कंटिन्यू विद द कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन हाँ, इंडिया उन कंट्रीज के अंदर है जहां पर लॉ के अंदर तो कैपिटल पनिशमेंट है, लेकिन इसको बहुत विगोरियसली परस्यू नहीं किया जाता। और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाई हुई है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर थ्योरी। थोड़ा सा बता दीजिए, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, क्या है रेयरेस्ट ऑफ रेयर थ्योरी? बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये कहते हैं कि भाई हर मर्डर केस में कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जिसके कुछ एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, जैसे मर्डर बहुत ग्रूसम मैनर के अंदर किया गया, ठीक है, या फिर जहां पर विक्टिम वाज टोटली हेल्पलेस और रादर डिपेंडेंट अपॉन द मर्डरर, है ना, फिड्यूशियल रिलेशनशिप के अंदर मर्डर करना, ऐसे ही केसेस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं देंगे। और उसके बाद फिर बहुत सारा कम्यूटेशन तो अलाउ होता ही रहता है। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? तो अभी तो ट्रायल वो गया ना, हाई कोर्ट गया मेरे ख्याल से, डिस्ट्रिक्ट से तो हो गया था डिसाइड, वो कैपिटल है उसके अंदर। आप उसी की बात कर रहे हैं ना, जिस बच्ची को उठा के वो तांत्रिक वांत्रिक वो ऐसा कुछ, वो अभी ट्रायल के अंदर होंगे, अभी अपील के अंदर होंगे, अपील के अंदर। हिंदुस्तान है, वो होता रहता है। आजकल तो सुना है मैंने कि सीमेंट और ड्रम का बड़ा खौफ है, ठीक है। तो हरियाणा की शालिनी थी, शीतल है, अभी तो उनको नहीं एग्जीक्यूट किया गया। उत्तर प्रदेश की शबनम को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। हाँ जी, अब सब जगह रख रहे हैं भाई। आप फ्रिज कहो, फ्रिज विल बी देयर। आप सीमेंट का ड्रम कहो, देयर। आप तंदूर कांड पढ़ लो, तंदूर विल बी देयर। दिल्ली के अंदर हुआ था, है ना। वी आर सेंसिटिव पीपल यार, रादर वी आर क्रिएटिव पीपल। तो ठीक है, चलता रहता है। हाँ, एक और भी फैक्ट है, नो वुमेन
हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन इंडिया टिल डेट, नो वुमेन। जी, इंडिया भाई, ग्लोबली, चाइना जाके देखो, वो नहीं भेदभाव करते। हाँ, ठीक है। आप करो धरना प्रदर्शन इस बात के ऊपर। तो नो वुमेन बीइंग एग्जीक्यूटिव। और ऐसा नहीं है कि क्राइम उन्होंने नहीं किए संगीन, तो जिन लोगों को फांसी हुई उनसे ज्यादा संगीन क्राइम किए हुए हैं। क्लियर? तो जस्ट एक फैक्ट। एनी अदर डाउट? ऑल डन? दैट विल बी ऑल।